हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षण डिजिटल एकेडमी। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत हम अध्ययन कर रहे हैं दिल्ली सल्तनत का। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली सल्तनत के उद्योग एवं व्यापार का। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें तथा बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको मेरे आगे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं दिल्ली सल्तनत से संबंधित उद्योग और व्यापारों को। बात करें व्यापारियों के समूह की, तो व्यापारियों के समूह को दिल्ली सल्तनत में तुजारे खास कहा जाता था। जो बर्नी है, बर्नी दो प्रकार के व्यापारियों का उल्लेख दिल्ली सल्तनत में करता है। एक होते थे कारवानी अथवा जिन्हें नायक भी कहा जाता था, ये अनाज का व्यापार करने वाले व्यापारी होते थे। और दूसरे होते थे मुल्तानी, ये लंबी दूरी का व्यापार करते थे, यानी कि बहुत ज्यादा दूर से या जो आसपास के देश होते थे वहां से जो व्यापार किया जाता था तो वो मुल्तानी व्यापारियों द्वारा किया जाता था। बात करें सिंध पर आक्रमण के बाद, तो सिंध पे आक्रमण के बाद भारत और जो अरब था दोनों के बीच व्यापारिक संबंध काफी हद तक बढ़ गए थे। तबकाते नासरी जो पुस्तक है उसमें विभिन्न चौकियों का उल्लेख हमें मिलता है जहां से व्यापारियों से कर वसूला जाता था। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कौन सी ऐसी पुस्तक है जिसमें विभिन्न चौकियों का उल्लेख किया गया है, तो वो तबकाते नासरी है। मुल्तान और जो देवल थे वो प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र थे। देवल, कालीकट और जो भड़ोस थे वो अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह भी थे, यानी कि यहाँ से दूसरे देशों के साथ व्यापार किया जाता था। खंबात, अनहिलवाड़ और देवगिरी जो थे वो भी व्यापारिक केंद्र थे। इसके अलावा बात करें बंगाल की, तो बंगाल का जो सोनारगांव और मुर्शिदाबाद था, सोनारगांव और मुर्शिदाबाद वो कच्चे रेशम और मलमल के लिए प्रसिद्ध थे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कौन से ऐसे स्थान थे जो मलमल और कच्ची रेशम के लिए प्रसिद्ध थे, तो वो बंगाल का सोनारगांव और मुर्शिदाबाद थे। दौलताबाद हीरे जवाहरात, मोतियों के व्यापार तथा अहमदाबाद पटोला कपड़ों के लिए प्रसिद्ध था। अनहिलवाड़ जो कि गुजरात में था, व्यापारियों का तीर्थस्थल माना जाता था, यानी कि इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है कि कौन सा व्यापारियों के लिए तीर्थस्थल माना जाता था, तो वो अहमदाबाद गुजरात था। दाहोर जो कि देवल था, बंदरगाह पर तांबा भी आता था। इसके अलावा रांदेर बंदरगाह जो कि गुजरात में ही था, उस पर चीन और मलाया से विभिन्न वस्तुएं आती थी, यानी कि इस बंदरगाह से चीन और मलाया के साथ व्यापार किया जाता था। खंबात रेशम के लिए तथा देवगिरी रत्नों के लिए प्रसिद्ध था। बंगाल में भी चावल व रेशम के लिए, जो बंगाल था वो भी चावल और रेशम के लिए प्रसिद्ध था। जो चीनी यात्री था माहुआन, बंगाल में रेशम के कीड़े पाले जाने का उल्लेख करता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किस चीनी यात्री ने बंगाल में रेशम के कीड़े पाले जाने का उल्लेख किया है, तो वो माहुयान था। इसके अलावा जो आयातित वस्तुएं होती थी उसमें कौन कौन सी वस्तुएं शामिल थी, तो उसमें घोड़े, अस्त्र शस्त्र, दास, सूखे मेवे और फल प्रमुख थे। जो इब्न बतूता और मार्को पोलो हैं वो ईरान और तुर्किस्तान से घोड़ों के आयात का उल्लेख करते हैं। इसके अलावा निर्यातित जो वस्तुएं थी उसमें सूती वस्त्र जो था वो सबसे प्रमुख था, यानी कि अगर भारत से कोई चीज निर्यात की जाती थी तो उसमें सबसे ज्यादा सूती वस्त्र का निर्यात किया जाता था। लाहौर और जो बयाना था वो नील के लिए प्रसिद्ध थे। लाहौर से इस्पात का निर्यात भी किया जाता था। थार गेहूं और पान के लिए प्रसिद्ध था। सर्वाधिक आयात घोड़ों और दासों का किया जाता था, यानी कि बात करें कि सर्वाधिक आयात, जैसे सर्वाधिक जो निर्यात था वो सूती वस्त्रों का किया जाता था, उसी तरह से अगर बात करें सर्वाधिक आयात की तो वो घोड़ों का और दासों का किया जाता था। मुल्तान जो था विदेशियों के लिए प्रवेश द्वार माना जाता था। अब हम बात करते हैं सल्तनत काल में तकनीकी विकास का, कि किस तरह की टेक्नोलॉजी सल्तनत काल में हमें देखने को मिलती है। तो भारत में अगर चरखे के चलन की बात करें तो ये 12वीं से 14वीं सदी के बीच शुरू हुआ था। चरखे का जो प्रथम साहित्यिक प्रमाण है वो इसामी की पुस्तक फुतुह सलातीन में मिलता है। चरखे से वस्त्र उद्योग क्षेत्र में क्रांति आ गई थी, यानी कि जब चरखे का प्रयोग शुरू हो गया तो वस्त्र निर्माण में ज्यादा से ज्यादा तेजी आई और इससे मतलब क्या हुआ, जो वस्त्र क्षेत्र था उसमें क्रांति आ गई। इरफान हबीब के अनुसार चरखा प्राचीन भारत में 12वीं शताब्दी में ईरान से लाया गया था। बिटनी जिन, नदाफ, पिंजड़ या फिर धुनिया, यानी एक ही औजार के नाम थे जो कि रुई निकालने का औजार था। जो करगा था उसका प्रयोग तुर्कों ने शुरू किया था। आगे बात करें तो पैर से चलाने वाला जो चरखा था उसका जो हमें पहला चित्र है वो मिफ्ताह फुजाला में मिलता है। दिल्ली सल्तनत में रेशम के कीड़े पालने और कालीन की बुनाई करने का जो प्रचलन था वो शुरू हुआ। अलाउद्दीन खिलजी के समय वस्त्र क्रांति हुई थी, यानी कि ये चीजें सल्तनत काल से शुरू हो गई थी। इसके अलावा आबदार खाना जल से संबंधित कारखाना था और पायगाह अश्वशाला थी। नफर ऊंटों के कारखाने होते थे, यानी कि ऊंटों के जो कारखाने होते थे उन्हें नफर कहते थे। इसके अलावा कूरखाना शाही शस्त्रागार होता था। तुर्कों ने भारत में 13वीं सदी में
में कागज निर्माण की तकनीकी का भी प्रसार किया था। अरब में कागज निर्माण की जो विधि थी वो चीन से आई थी और उसके बाद में तुर्कों से भारत में आई। भारत में कागज पर लिखी गई जो सबसे पुरानी पांडुलिपि हमें मिलती है वो 1223-24 की है और वह गुजरात में मिली है। रहट यानी कि जिसे सकिया भी कहते थे, इसे पार्शियन व्हील भी कहा जाता था। रहट के प्रचलन का यद्यपि प्रथम उल्लेख बाबरनामा में 16वीं सदी में मिलता है, लेकिन संभवतः सल्तनत काल से ही इसका प्रयोग शुरू हो गया था। यानी कि कह सकते हैं कि रहट का जो प्रचलन था वो 14वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत में ही शुरू हुआ। यद्यपि पूर्व जो मध्यकालीन ग्रंथ थे उसमें अर्घट नाम से इसका उल्लेख मिलता है, रहट नाम से नहीं मिलता है। रहट में गियर प्रणाली भी होती थी। रहट का प्रयोग गहरे कुओं से सिंचाई हेतु पानी निकालने के लिए किया जाता था। सिक्कों की संख्या और गुणवत्ता में भी इस समय पे काफी वृद्धि हुई। इसके अलावा बात करें मोहम्मद बिन तुगलक की, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने एक वस्त्रशाला निर्माण की स्थापना भी की थी। इंपोर्टेंट पॉइंट है। फिरोज तुगलक के काल में समय सूचक उपकरणों का भी प्रयोग हुआ था, यह भी इंपोर्टेंट पॉइंट है। फिरोज तुगलक के शासनकाल में ही साबुन निर्माण कार्य शुरू हुआ। इसका जो उल्लेख है वो एक अज्ञात लेखक की पुस्तक सीरत फिरोज शाही में हमें मिलता है कि उसके शासनकाल से साबुन का जो निर्माण था वो शुरू हो गया था। फिरोज तुगलक ने राजकीय कारखानों पर विशेष ध्यान दिया। मध्यकाल में भारत में जो खराद थी यानी कि जिसे लट्ठे कहते थे, उसकी तकनीकी का ज्ञान अभी नहीं आया था। आगे बात करें तो जो फिरोज शाह तुगलक था उसने अपने 1,80,000 दासों में से जो 12,000 दास थे उनको विविध शिल्प कलाओं के लिए प्रशिक्षित किया था। आप जानते हैं कि दिल्ली सल्तनत में फिरोज शाह तुगलक की एक ऐसा शासक था जिसके समय पर सबसे ज्यादा दास थे और दासों के लिए इसने एक अलग विभाग दीवाने बंदगान भी बनाया था। तो इसने उसमें से बहुत सारे दासों को क्या किया था, विविध शिल्प जो कलाएं थी उनमें प्रशिक्षित किया था। फिरोज तुगलक के समय शाही जो कारखाने थे उनकी संख्या 36 हो गई थी। अफीक इन राजकीय कारखानों को 2 भागों में बांटता है। कौन कौन से कारखाने होते थे, तो एक होते थे रातिबी और दूसरे होते थे गैर रातिबी। जो रातिबी कारखाने होते थे उसमें मकतब और सुतरखाना, इसके अलावा आबदार खाना, पील खाना आदि प्रमुख थे। जबकि जो गैर रातिब होते थे उसमें जामदार खाना जो कि वस्त्र निर्माण था उससे संबंधित था। इसके अलावा रिकाब खाना जो घोड़े की जीन से संबंधित था। इसके अलावा आलम खाना जो पताका या फिर जो शाही झंडा या फिर जो शाही निशान होते थे उनसे संबंधित था। तो इसमें जो गैर रातबी थे वो आते थे। रातबी कारखानों में जो काम करने वाले कर्मचारी थे उनका जो वेतन था वो निश्चित होता था और जो गैर रातबी कारखानों में काम करने वाले मतलब मजदूर होते थे उनका जो वेतन था वो अनिश्चित होता था। ये इनमें डिफरेंस था। प्रत्येक जो कारखाना था वो एक उच्च श्रेणी के मलिक के अधीन होता था जिसे मुत्सरिफ कहते थे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो कारखाना का हेड होता था उसे मुत्सरिफ कहा जाता था। आगे बात करें तो फिरोज शाह तुगलक के काल में जो ख्वाजा अबुल हसन प्रधान था वो पहला मुत्सरिफ था। इसके अलावा कारखानों में अहले मुहासिब, लेखा परीक्षक, इसके अलावा उमाल कर्मचारी नियुक्त किए जाते थे। फिरोज तुगलक ने कहा कि सांसारिक राज्य में 2 उत्तम मोती इक्ता और कारखाने 2 उत्कृष्ट गुणों से समाहित हैं। यानी कि उसने कहा कि सांसारिक राज्य में 2 ही उत्तम मोती हैं, एक है इक्ता और दूसरे हैं कारखाने। दिल्ली के मिस्त्री एवं जो संगतराज थे अमीर खुसरो समूचे मुस्लिम जगत में प्रसिद्ध थे। मतलब अमीर खुसरो कहता है कि जो दिल्ली के मिस्त्री और संगत राज थे वो मुस्लिम जगत में प्रसिद्ध थे। ये अमीर खुसरो की लाइन है। मोहम्मद हबीब के अनुसार उत्तर भारत में तुर्कों की विजय से नगरीय क्रांति का यहाँ पर सूत्रपात हुआ था। तो आज के इस वीडियो में हमने बात करी दिल्ली सल्तनत के उद्योग एवं व्यापार के बारे में। साथ ही साथ हमने देखा कि दिल्ली सल्तनत में किस तरह का तकनीकी विकास हमें दिखाई देता है। इससे अगले वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली सल्तनत की जो स्थापत्य कला थी उसके बारे में। अगर आप इसी तरह से मध्यकालीन भारत का इतिहास मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।